बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सरफ के हवाले से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आज तीसरा लेक्चर है। आज सरफ के लेक्चर में किन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे, वो मौज़ूआत यहाँ वाइट बोर्ड पर आपके सामने दर्ज है। आज के सबक में हम गुफ्तगू करेंगे फेल की मुतअद्दिद तक़सीमात के बारे में। नंबर 2 पर इसमें ज़ाहिर और इसमें ज़मीर के बारे में। और नंबर 3 आज के सबक में हम गुफ्तगू करेंगे गर्दान के बारे में। गर्दान क्या होती है? आइए फेल की मुतअद्दिद तक़सीमात, जो पहला आज का हमारा मौजू है, वहां से मैं अपना सबक आगे बढ़ाता हूं। फेल की मुतअद्दिद तक़सीमात में 4 तक़सीमात में आपको अर्ज करूंगा। पहली तक़सीम इसकी है ज़माने के एतबार से। अच्छा जी। दूसरी तक़सीम इसकी है फ़ाइल के एतबार से। तीसरी इसकी तक़सीम है मफ़ूले बिही की ज़रूरत होने के एतबार से, होने या ना होने के एतबार से। और चौथी और आखिरी तक़सीम जो हम फेल की पढ़ेंगे वो है नफ़ी व इस्बात के एतबार से। तो ये 4 तक़सीमात फेल की आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ज़माने के एतबार से जो फेल की तक़सीम है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ज़माने के एतबार से फेल की 3 अक़साम बयान की जाती हैं: माजी, मुज़ारे और अमर। अमर के साथ फिर आगे नहीं का सिलसिला भी आ जाता। बहरहाल ये 3 आप अक़साम रखिए, चौथी के बारे में मैं मुख्तसर आपको अर्ज कर दूंगा। तो 3 अक़साम ज़माने के एतबार से फेल की किताबों में दर्ज होती है। अच्छा, ज़माना कहते हैं वक्त को, और 3 वक्त है। एक है माजी, दूसरा हाल और तीसरा मुस्तकबिल, यानी पास्ट, प्रेजेंट और फिर फ्यूचर। तो माजी, फेले माजी याद रखिए, वो फेल है जो गुजरे वक्त में किसी काम के होने पर दलालत करे। जी हां, तो याद रखिए वो फेल जो गुजरा हुआ जमाना बताए, वो फेले माजी है। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको अर्ज कर देता हूं। इसकी एग्जाम्पल है नासारा। नासारा का माना है मदद की उस एक मर्द ने। अच्छा, फेल बोलते हैं काम को ना, फेल का माना काम। एक लफ्ज हम इस्तेमाल करेंगे फाइल। फाइल का मतलब होता है काम करने वाला। और एक लफ्ज इस्तेमाल होता है मफऊल, यानी जिस पर काम वाक़े हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, नासारा ज़ैदुन अमरन, मदद की जैद ने अमर की। तो यहां पर जो मदद है ये फेल है, जिसे इंग्लिश में वर्ब कहते हैं, और जो जैद है वो फाइल है, क्योंकि इसने ये काम सर अंजाम दिया है। और जिसकी मदद की गई है यानी अम्र, वो यहां पर मफऊल है। तो माजी वो फेल है जो गुजरा हुआ जमाना बताए, जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं। मुजारे याद रखिए वो फेल है जो हाल या इस्तिकबाल का जमाना बताए।
इसकी मिसाल आप ले लीजिए यंसुर, मदद करता है या करेगा वो एक मर्द। तो इसमें हाल और इस्तिकबाल का यानी प्रेजेंट का और फ्यूचर का जमाना पाया जाता है। तीसरी किस्म है अमर। अमर की तारीफ आसान लफ्जों में आप ये ले सकते हैं, वो फेल जिसके जरिए किसी को काम का हुक्म दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल उनसुर, इसका मतलब है मदद कर तू एक मर्द। तो आप देखिए इस फेल के जरिए किसी को कोई काम करने का हुक्म दिया जा रहा है मुस्तकबिल के अंदर, तो ये है फेले अमर। एक किस्म आ जाती है फेले नहीं। फेले नहीं में अमर के बरक्स सूरत हाल होती है। अमर में किसी के काम के करने का हुक्म होता है, और जो फेले नहीं है, नहीं का लफ्ज मैं लिख देता हूं जिम्नन यहां पर ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ये नहीं का लफ्ज है, तो फेले नहीं याद रखिए वो होता है कि वो फेल जिसके जरिए किसी को किसी काम से रोकने का हुक्म दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ला तंसुर, ला तंसुर का मतलब होगा ना मदद कर तू एक मर्द है, यानी मदद से रोकने का कहा जा रहा है। तो ये फेल नहीं है। तो ये जमाने के एतबार से फेल की 3 अकसाम थी जो मैंने आपके सामने जिक्र की। इसको हम रेस कर देते हैं ताकि अगली चीज लिखने के लिए जगह बन जाए। आप इसको अपने पास नोट करते रहिएगा, अपनी कॉपियां बनाते रहिएगा। इंशाल्लाह आपके पास ये पूरा फन आपकी अपनी कॉपी में जमा हो जाएगा, जो इब्तदाई बातें मालूम होनी चाहिए तलबा को। अच्छा जी, आगे चलते हैं दूसरी तकसीम की तरफ। फाइल के एतबार से फेल की 2 किस्में हैं, फेले मारूफ और फेले मजहूल। फेले मारूफ और फेले मजहूल। फेले मारूफ की सादा लफ्जों में यूं आप तारीफ कह सकते हैं कि जिसका फाइल मालूम हो, जिसके फाइल को जिक्र किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल नासारा जईदुन, मदद की जैद ने। अब देखें यहां जो मदद का फेल है उसका फाइल मालूम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नासारा ये फेले मारूफ है। फेले मजहूल यानी जिसका फाइल मालूम ना हो, इस फेल की निस्बत मफूल की तरफ की गई होती है। फेले मारूफ में फेल की निस्बत फाइल की तरफ की गई होती है। ये पहचान भी अपने जहन में रख सकते हैं। फेले मजहूल की मिसाल ले लीजिए नुसीरा जईद, मदद की गई जैद की, यानी जैद की मदद की गई। करने वाला कौन है उसका जिक्र किया गया, वो है मालूम, नहीं मालूम नहीं जिक्र किया गया। इसका मतलब यह है कि नुसीरा ये फेले मजहूल है। जैद इसका फाइल तो नहीं है। जैद जो है वो यहां पर नाइबुल फाइल बनेगा। ये भी एक इस्तिलाह है, टर्म यूज होती है, इंशाल्लाह वो मैं आपको फिर बाद में समझाऊंगा। तो ये फाइल के एतबार से फेल की 2 अकसाम आ गई। आगे हम चलते हैं तीसरी फेल की तकसीम की तरफ। फेल की तीसरी तकसीम है मफूले बिही की जरूरत होने या ना होने के एतबार से। इस एतबार से याद रखिए, इस एतबार से भी 2 किस्में हैं, फेले लाजिम और दूसरी किस्म है फेले मुताअद्दी। फेल लाजिम याद रखिए वो फेल होता है जिसको समझने के लिए मफूले बिही की जरूरत ना हो, जिसको समझना मफूले बिही पर मौकूफ ना हो। फॉर एग्जाम्पल ज़हाबा ज़ईदुन, ज़हाबा का माना होता है गया,
تو زید گیا، ذہبا یعنی گیا زید. اب یہاں مفعول کو ذکر کیے بغیر ہی فعل سمجھ میں آ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہبا یہ فعل لازم ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کوئی مفعول بھی کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. زید تو اس کا فاعل ہے. فعل متعدی کی مثال آپ لے لیجئے، ناصرہ زید امرن، مدد کی زید نے امر کی. ناصرہ یہ فعل متعدی ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو سمجھنا جو ہے وہ مفعول بھی پر موقوف ہے. دیکھیے یہاں پر مفعول کو ذکر کیا گیا ہے. آگے چلتے ہیں. فعل کی چوتھی تقسیم ہے نفی و اثبات کے اعتبار سے. نفی و اثبات کے اعتبار سے بھی یاد رکھیے فعل کی دو ہی اقسام ہیں. پہلی قسم ہے فعل مثبت اور دوسری قسم آ جائے گی فعل منفی. سادہ اور آسان لفظوں میں آپ اس کی تعریف یوں ذہن میں رکھ سکتے ہیں، وہ فعل جو کام کے ہونے کو بتائے وہ فعل مثبت ہے، اور وہ فعل جو کسی کام کے نہ ہونے کو بتائے وہ فعل منفی ہے. فار ایگزامپل ناصارہ یہ فعل مثبت ہے کہ یہ فعل کام کے ہونے کو بتا رہا ہے، اور اگر اس سے پہلے میں ما حرف نفی لگا دوں، ما ناصرہ بنا دوں اگر، تو یہ فعل منفی ہے. اس کا معنی ہے مدد نہیں کی اس ایک مرد نے. تو یہ فعل کسی کام کے نہ ہونے کو بتا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فعل منفی ہے. تو بہرحال اور بھی آپ اس کی کئی ایگزامپل لے سکتے ہیں. سامعہ سنا اس ایک مرد نے، یہ فعل مثبت ہے. ما سامعہ نہیں سنا اس ایک مرد نے، یہ فعل منفی ہے. اسی طرح سے دورابا مارا اس ایک مرد نے، یہ فعل مثبت ہے. اور ما دورابا نہیں مارا اس ایک مرد نے، یہ فعل منفی ہے. اسی طریقے سے کئی اس کی مثالیں بن سکتی ہیں. آگے چل کر جب آپ گردانے پڑھیں گے تو اس میں فعل مثبت بھی آیا کرے گا، فعل منفی بھی آیا کرے گا. بات کو سمجھنا اور آگے چل کر آسان ہو جائے گا. ویسے اس کو انگلش میں آپ تعبیر کرنا چاہیں آسان لفظوں میں تو کہہ سکتے ہیں پوزیٹیو اور نیگیٹو. مثبت یعنی پوزیٹیو، منفی کا معنی نیگیٹو. تو آج کے سبق کی پہلی بات ہماری مکمل ہوئی. اس میں ہم نے فعل کی متعدد جو تقسیمات پڑھی ہیں وہ 4 ہیں. اس کو آپ نے اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لینا ہے. کہ بنیادی باتیں ہیں، یہ اگر آپ ذہن میں بٹھا لیں گے تو آگے چل کے جو اسباق آئیں گے، جو باتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، وہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے گی. اچھا اب میں چلتا ہوں آج کے سبق کی دوسری بات کی طرف. آج کے سبق کی ہماری دوسری بات کیا تھی؟ اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر. یہ بڑا اہم ٹاپک ہے، اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے. اس کو اسم کی اقسام بھی کہہ سکتے ہیں. اسم کی 2 قسمیں، ایک اس میں ظاہر اور دوسری اس میں ضمیر. اچھا جی، اس میں ظاہر کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ وہ اسم جو کسی شے یا ذات پر صراحتاً دلالت کرے وہ اس میں ظاہر ہے. وہ اسم جو کسی شے یا ذات پر صراحتاً دلالت کرے وہ اس میں ظاہر ہے. کوئی بھی اس کی مثال لے لیجیے آپ. فار ایگزامپل الرجل، القلم، یہ اس میں ظاہر ہے. یہ دیکھیے یہ دونوں اس میں ظاہر ہیں کیونکہ یہ کسی ذات یا کسی شے پر صراحتاً دلالت کر رہے ہیں. رجل کا معنی ہوتا ہے مرد، اور قلم
قلم لکھنے کے لیے جو ہوتا ہے وہ مراد سے. اچھا جی آگے ہم آ جائیں اس میں ضمیر کی طرف. اس میں ضمیر کو آسان اور سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے وہ اسم جو غائب مخاطب یا متکلم پر دلالت کرے. وہ اسم جو غائب مخاطب یا متکلم پر دلالت کرے. اچھا جی یہ سمجھ لیجئے گا غائب کا مطلب ہوتا ہے کہ جو تھرڈ پرسن ہے جو موجود نہ ہو, اور حاضر سے مراد یا مخاطب سے مراد جس سے بات کی جا رہی ہو وہ شخص مراد ہے, اور متکلم جو گفتگو کرنے والا ہے جو بات کرنے والا ہے وہ اس سے مراد ہوتا ہے. تو اس میں ضمیر یاد رکھیے کہ وہ اسم ہے جو غائب مخاطب یا متکلم پر دلالت کرے. یہ میں نے اس کی کچھ مثالیں لکھی. ہوا اس میں ضمیر ہے, انتا اس میں ضمیر ہے, انا اس میں ضمیر ہے. ہوا انتا انا. ہوا دلالت کر رہا ہے غائب پر. ہوا کا معنی تھا وہ, جیسے آپ ہی بولتے انگلش میں. انتا کا معنی ہوتا ہے تم, جسے آپ انگلش میں یو کہتے ہیں. اور انا اس کا مطلب ہوتا ہے میں. اب دیکھیں ہوا کس پر دلالت کر رہا ہے بولیے, غائب پر. انتا کس پر دلالت کر رہا ہے, حاضر پر. حاضر کہہ لیں یا مخاطب کہہ لیں. اور انا کس پر دلالت کر رہا ہے, متکلم پر. تو وہ اسم جو غائب حاضر یا متکلم پر دلالت کرے اس کو اس میں ضمیر کہتے ہیں. جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ضمیریں ہیں. مزید آگے ضمائر کی گفتگو کو ہم تفصیل سے لے کر چلتے ہیں. اس میں ظاہر اور اس میں ضمیر کو آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ کیا ان کا کنسپٹ ہے. اب ہم اس میں ضمیر کو تھوڑا تفصیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. اس میں ضمیر کی یاد رکھیے دو قسمیں ہیں. اس میں ضمیر کی دو قسمیں ہیں, متصل منفصل. ضمیر متصل اور ضمیر منفصل. ضمیر متصل سادہ لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ضمیر متصل وہ ہے وہ ضمیر جس کو دوسرے کلمے سے ملائے بغیر بولنا ممکن نہ ہو. وہ ضمیر جس کو دوسرے کلمے سے ملائے بغیر بولنا ممکن نہ ہو. فار ایگزامپل دربتا. یہ دربتا میں جو تا ہے یہ ضمیر ہے, اور جب تک اس کو آپ دوسرے کلمے سے ملائیں گے نہیں اس کو بولنا ممکن نہیں ہوگا. یہ تا خالی استعمال نہیں ہوتا, یاد رکھیے گا یہ کسی فعل کے ساتھ مل کر ہی استعمال ہوگا. اچھا ضمیر منفصل ضمیر متصل کے اپوزٹ لے لیجیے. یعنی یہ وہ ضمیر ہے کہ جو اس میں ظاہر کی طرح ایک کلمہ ہوتی ہے اور دوسرے کلمے سے ملائے بغیر بھی اسے بولنا ممکن ہوتا ہے. ابھی جو ہم نے اس میں ضمیر کی مثالیں لکھی تھی ہوا انتا انا, یہ ضمیر منفصل ہے. ہوا کہہ لیجیے, انتا, یہ ضمیر منفصل کی مثال آ جائے گی. تو یہ متصل اور منفصل کا کانسیپٹ ہے. اور بھی آپ مثالیں لے سکتے ہیں. دربتی. دربتا کا معنی ہوتا ہے مارا تجھے ایک مرد نے. دربتی مارا تو ایک عورت نے. ہوا کا معنی ہوتا ہے وہ, یعنی وہ ایک وہ مرد. انتا کا معنی ہوتا ہے تم, یعنی واحد مذکر حاضر کے لیے یہ ضمیر استعمال ہوتی ہے. اچھا یہ بھی میں تھوڑی چیزیں کلیئر کر دوں. ایک ہوتا ہے مذکر, ایک ہوتا ہے مؤنث. مذکر کا مطلب یعنی میل اور مؤنث کا مطلب یعنی فیمیل, مادہ. مذکر کا معنی نر. پھر دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھیے ایک ہوتا ہے واحد, ایک ہوتا ہے تثنیہ, ایک ہوتا ہے جمع. واحد جو ایک پر دلالت کرے, تثنیہ جو دو پر دلالت کرے یعنی دو کا معنی دے, اور جمع جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے, چاہے 3 پر کرے, 4 پر کرے یا 5 پر کرے, وہ جمع شمار ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا.
अच्छा जी, मजीद अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, जो ज़मीरे मुत्तसिल है इसमें फिर दो किस्में आ जाती हैं, ज़मीरे बारिस और ज़मीरे मुस्ततर। मैं ये अल्फाज लिख देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। बारिस, मुस्ततर। बारिस बोलते हैं वो ज़मीरे मुत्तसिल जो जाहिर हो। बारिस का माना होता है जाहिर, ये छुपी हुई ज़मीर नहीं होती। और मुस्ततर ये वो ज़मीरे मुत्तसिल होती है कि जो छुपी हुई होती है, जो जाहिर नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, ज़मीरे मुस्ततर को समझने के लिए आप यूं ले लीजिए, जैसे दाराबा। दाराबा एक कलिमा है, मारा उसे एक मर्द ने। अब इसमें जो जमीर है वो मुस्ततर है, वो छुपी हुई है। वो कौन सी जमीर है? वो है हुआ। हुआ जमीर इसके अंदर मुस्ततर है, छुपी हुई है। तो ये जमीर मुस्ततर का कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, तो ये जमीर बारिज और जमीर मुस्ततर के बारे में मैंने मुख्तसर तौर पे अर्ज किया। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, जमीर मुत्तसिल को मजीद आगे लेकर चलते हैं। जमीर मुत्तसिल की आप बना लीजिए दो किस्में, तीन अकसाम। जमीर मुत्तसिल की तीन अकसाम है। कौन कौन सी? मरफू, मंसूब और मजरूर। मरफू, मंसूब और मजरूर। जमीरे मरफू किसे कहते हैं? जमीरे मरफू याद रखिएगा, ये वो जमीरें होती हैं जो हमेशा फाइल वाक़े होती है। जी हाँ, ये जमीरें हमेशा फाइल वाक़े होंगे। जमीरे मंसूब, अगर इसके बारे में गुफ्तगू करो तो जमीरे मंसूब जो है जमीरे मंसूब के वाले से जहन में रखिएगा कि ये जमीरे महल्ले नसब में आती हैं और फेल के साथ अगर ये मुत्तसिल हो तो ये जमीरे फिर मफऊल वाक़े होती हैं। जमीरे मंसूब मुत्तसिल की अगर मैं आपको मिसाल दूं तो यूं आप ले सकते हो, दाराबा का। दाराबा का, मारा उस एक मर्द ने तुझे। तो अब ये जो काफ जमीर है ये है मंसूब, और दाराबा में जो हुआ जमीर है वो है जमीरे मरफू। तो ये मरफू और मंसूब दोनों की मिसाल बन जाए। इस मुस्ततर है, दाराबा के अंदर हुआ जमीर मुस्ततर है, आपको नजर नहीं आएगी क्योंकि है वो मुस्ततर। पता कैसे चलेगा? थोड़ा सा आप आगे मजीद असबाक पढ़ेंगे, थोड़ी सी दिमाग में मजीद वुसअत आएगी, नॉलेज बढ़ेगी, तो पहचान करना भी आ जाएगी कैसे मुस्ततर है, क्या मुस्ततर है जमीर। आगे ज़माइर में इंशाल्लाह आपको बताता भी हूँ कि ज़मीरें हैं कौन कौन सी, मरफू मुत्तसिल ज़मीरें कौन सी हैं, मंसूब मुत्तसिल ज़मीरें कौन सी, आपको मैं अर्ज करता हूँ। और इंशाल्लाह मैं इसके जो पेज हैं वो इस वीडियो पर लगा भी दूंगा, ताकि अगर यहाँ पर कोई ज़मीर लिखने से रह जाए तो उस पेज से आप अपने कॉपियों पर लिख सकें। अच्छा, तीसरी किस्म में ज़मीरे मजरूर मुत्तसिल। ज़मीरे मजरूर मुत्तसिल जो है, अगर ये हरफे जर के साथ मुत्तसिल हो तो ये ज़मीर मजरूर वाक़े होती है। अच्छा, हरफे जर यानी ये कसरा देने वाला हर्फ होता है। कसरा से मुराद होता है जेर। ये भी थोड़ी चंद एक अल्फाज मैं आपको वाजे कर दूं। जम्मा, फतहा, कसरा। जम्मा, फतहा, कसरा। जम्मा से मुराद पेश, फतहा से मुराद जबर, और कसरा से मुराद जेर। इसी तरीके से अगर यूं बोले रफा नसब जर, तो रफा से मुराद पेश, नसब से मुराद नसब से मुराद जबर, और जर से मुराद जेर होती है। तो ये इस्तिलाहात भी यूं अपने जहन में रख लीजिएगा। अच्छा जी, ज़मीर मजरूर के मुतालिक मैं बता रहा था कि अगर ये इसम के साथ मुत्तसिल हो तो वो मुदाफिले बनेगी। मुदाफिले का भी चैप्टर इंशाल्लाह आप आगे चलकर पढ़ेंगे। और अगर ये हरफे जर के साथ मुत्तसिल हो
حرف جر آپ آگے چل کر اس کا بھی چیپٹر پڑھیں گے تو پھر یہ ضمیر مجرور واقع ہوتی ہے. اس کی میں اگر آپ کو مثال لکھ دوں سمجھنے میں کچھ آسانی رہے گی. کتابہ اور بھی، یہاں پر یہ جو کتابہ میں جو ہو ضمیر ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہے، اور یہ کتاب اسم کے ساتھ متصل ہے، اس کا مداخلے بنے گی. اور بھی میں جو ہی ضمیر موجود ہے یہ با حرف جر کے ساتھ متصل ہے. کل 17 حروف جارہ ہوتے ہیں، آپ آگے چل کے پڑھیں گے نحو کی کتابوں میں باقاعدہ اس کا پھر تفصیل سے ذکر بھی آتا ہے، باؤ تاؤ کاف و لام و واو جو مسخلا. تو بہرحال یہ مختلف حروف جارہ ہے، تو یہ با بھی ان حروف جارہ میں سے ایک ہے. تو یہ ہی ضمیر اس کے ساتھ متصل ہے اور یہ یہاں پر ضمیر مجرور بنے گا. اچھا جی، یہ ہماری گفتگو ہوگی. اب اگر ہم بات کریں کہ ضمیر مرفوع متصل ہوتی کون کون سی ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک گردان یاد کرنی پڑے گی. آج ہمارا موضوع بھی ہے گردان کا، چلیں اس کو بھی ہم ساتھ لے کر چلتے ہیں. گردان یاد رکھیے گا، گردان کا آسان لفظوں میں معنی اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیجئے. گردان کہتے ہیں اسم یا فعل کو مختلف صیغوں کی طرف پھیرنا. اسم یا فعل کو مختلف صیغوں کی طرف پھیرنا یہ گردان ہے. جو فاعل ہے وہ فعل کے ساتھ متصل ہوتا ہے. فاعل کی مختلف صورتیں ہوتی ہے. فاعل کبھی مذکر ہوتا ہے، کبھی مؤنث ہوتا ہے، کبھی واحد ہوتا ہے، کبھی تثنیہ ہوتا ہے، کبھی جمع ہوتا ہے، کبھی غائب ہوتا ہے، کبھی حاضر ہوتا ہے، کبھی متکلم ہوتا ہے. تو فاعل کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. تو اس اعتبار سے اگر ہم فعل ماضی کے صیغوں پر غور کریں تو کل فعل ماضی کے صیغے 14 بنتے ہیں. جی ہاں، فعل ماضی کی گردان کے کل 14 صیغے بنیں گے جس میں 3 صیغے مذکر غائب کے ہیں، 3 صیغے مؤنث غائب کے ہیں، 3 صیغے مذکر حاضر کے ہیں، 3 صیغے مؤنث حاضر کے ہیں اور 2 صیغے متکلم کے ہیں. تو کل کتنے صیغے ہو گئے؟ 14. تو یہ 14 صیغوں کی گردان ہوتی ہے فعل ماضی کی. وہیں سے ہم سٹارٹ کریں گے فعل ماضی کی گردان سے، وہ آپ نے یاد کرنی ہے. آج کے سبق میں بالخصوص آپ کا کام یہ ہے کہ آپ گردان کو یاد کر کے لائیں. میں ضمیر مرفوع متصل کی ضمیر یہاں پہ لکھتا ہوں اور ساتھ میں وہ فعل ماضی کی گردان بھی ہو جائے گی تو آپ کے لیے یوں یاد کرنا آسان ہو جائے گا اور دونوں چیزیں یہاں پر یہ کلیئر ہو جائے گی. یہ میں فی الحال یہاں پر اس کو مٹا لیتا ہوں، ضمیر منفصل جو میں نے یہاں پہ لکھا تھا صرف ضمیر مرفوع متصل کو میں یہاں لکھا چھوڑ دیتا ہوں. کون سی ضمیریں بنیں گی؟ یہ ماضی کی گردان بھی میں اب آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں اور ضمیریں بھی مینشن کرتا چلا جاؤں گا. اچھا جی، فعلا، فعلا، فعلو، یہ 3 صیغے آ گئے مذکر غائب کے. اچھا جی، اب 3 صیغے مؤنث غائب کے کون سے آئیں گے؟ فعلت، فعلتا، فعلنا. یہ 3 صیغے آ گئے مؤنث غائب کے، یہ 3 صیغے تھے مذکر غائب کے. اچھا جی، اب آگے 3 صیغے آئیں گے مذکر حاضر کے. فالتا، فالتما، فعلتم، تو یہ 3 صیغے آ گئے مذکر حاضر کے. فعلتا، فعلتما، فعلتم. پھر اس کے بعد 3 صیغے مؤنث حاضر کے آ جائیں گے. فعلتی، فعلتما،
फ़अलतुन, फ़अलतु, ये अच्छा ये 3 सीगे आ गए मुअन्नस हाजिर के, आगे 2 सीगे मुतकल्लिम के आ जाएंगे, फ़अलतु और फ़अलना, ये मुतकल्लिम के सीगे आ गए। ये आ गए 3 सीगे मुज़क्कर गायब के, मुज़क्कर गायब। अच्छा जी, ये 3 सीगे आ गए मुअन्नस गायब के। ये 3 सीगे आ गए मुज़क्कर हाजिर, और ये 3 सीगे आ गए मुअन्नस हाजिर, और ये 2 सीगे आ गए मुतकल्लिम। तो ये अब इसमें ज़मीरे जो मरफू मुत्तसिल है, पहले तो मैं वो वाज़े कर दूं। ज़मीरे मरफू मुत्तसिल फ़ाइला में हुआ है, वो मुस्ततर है। फ़ाइला में जो ज़मीरे मरफू मुत्तसिल है वो फ़ाइला यानी अलिफ वो ज़मीर है। फ़ाइलू में वाव है। अच्छा जी, फिर इसी तरीके से फ़ाइलत में ज़मीर मुस्ततर मौजूद है। फिर फ़ाला ता में आखिर में आप देख रहे हैं ये ज़मीर मौजूद है, यहाँ पर ये देख लें ज़मीर मौजूद है। ये आखिर में जो आप देख रहे हैं ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना, तू ना, ये ज़माइर हैं और ये मरफू मुत्तसिल की ज़मीरें हैं। और ये माजी की गर्दान भी आ गई। इस गर्दान को बोलेंगे फ़ेले माजी मुस्बत मारूफ। फ़ेले माजी किसे कहते हैं? पढ़ चुके। मुस्बत किसे कहते हैं? पढ़ चुके। मारूफ किसे कहते हैं? पढ़ चुके आप। फ़ाइला का माना होता है किया उस एक मर्द ने, फ़ाइला किया उन 2 मर्दों ने, फ़ाइलू किया उन सब मर्दों ने, फ़ाइलत किया उस एक औरत ने, फ़ाइलता किया उन 2 औरतों ने, फ़ाइलना किया उन सब औरतों ने, फ़ाइलता किया तू एक मर्द ने, फ़ाइलतुमा किया तुम 2 मर्दों ने, फ़ाइलतुम किया तुम सब मर्दों ने, फ़ाइलती किया तुझे एक औरत ने, फ़ाइलतुमा किया तुम 2 औरतों ने, फ़ाइलतुन्ना किया तुम सब औरतों ने, फ़ाइलतु किया मुझ एक मर्द या मुझे एक औरत ने। ये जो सीगा है ना फ़ाइलतु वाहिद मुतकल्लिम का, ये मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल होता है और मुअन्नस के लिए भी। और फ़अलना का जो सीगा है ये भी मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, और तस्निया मुतकल्लिम के लिए भी और जमा मुतकल्लिम के लिए भी। तो फ़अलना का तर्जमा हम यूं कर सकते हैं कि किया हम 2 मर्दों ने, या हम 2 औरतों ने, या हम सब मर्दों ने, या हम सब औरतों ने। ये एक लफ्ज देके चारों माना दे रहा है। और देखिए अरबी में जामियत कितनी कमाल की है। लफ्ज लिखने में एक है फ़अलना मुख्तसर से अरबी में, और उर्दू में कितना लंबा हम इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, किया हम 2 मर्दों ने, या हम 2 औरतों ने, या हम सब मर्दों ने, या हम सब औरतों ने। तो अरबी की जुबान की तो खैर क्या ही खूबसूरती है। बड़ी जामे किस्म की जुबान है, बड़ी इसकी बरकत है। जन्नतियों की जुबान अरबी, कुरान अरबी में नादिल हुआ। और बड़ी बात ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान भी अरबी है। तो ये अरबी जुबान को एजाजात हासिल है। तो इस नियत के साथ भी सीखिए सरफ को, नाव को। तो ये अरबी ग्रामर की किताबें हैं, अरबी ग्रामर के मजामीन हैं। और जब आप इनको सीखेंगे तो इससे आपको अरबी सीखने में मदद मिलेगी। किसी भी लैंग्वेज में क्या चीजें होती है, एक तो ये कि आपको वो लैंग्वेज समझ में आए, आप वो लैंग्वेज बोल सके, आप वो लैंग्वेज लिख सके। कोई लैंग्वेज वो बोल रहा हो तो आप समझ सकें, अगर कहीं लिखी हुई है तो आप उसकी रीडिंग कर सकें। यही होता है किसी भी लैंग्वेज के हवाले से। तो अरबी के अंदर अगर आप ये चीजें चाहते हैं कि आपको आए, तो उसके लिए सर्फ और नाहव इंतहाई जरूरी। और सरफ वो जो आप इस वक्त पढ़ रहे हैं। तो बहरहाल ये मैंने ज़मीरे मरफू मुत्तसिल आपको अर्ज की। और देखेंगे ये जो ज़मायर हैं ये फेल के साथ मुत्तसिल होकर आ रही हैं, अलग से नहीं इस्तेमाल हो रही। और ये ज़मीरे हमेशा फाइल बनती हैं। जैसे फाइला के अंदर जमीर मुस्ततर थी हुआ, उसने फाइला का फाइल बनना है। फाइला में जो जमीर है वो है अलिफ, जो कि हुमा पर दलालत करता है, हुमा जमीर पर। इसने भी
फाइल बनना है इस ज़मीर ने, अलिफ ने। बाकी ये अलामत भी है खैर, जैसे अलिफ तस्निया के लिए बोला जाता है, वाव जो है वो जमा की अलामत के तौर पर इस्तेमाल हो जाती है। तो बहरहाल कुछ अलामात भी हैं, इंशाल्लाह मैं आपको एक चार्ट सेंड करूंगा गर्दान के वाले से, उसको आप देखिएगा, मजीद तफसील उसमें आपके सामने आ जाए। आगे हम चलते हैं जी ज़मीरे मंसूब मुत्तसिल की तरफ। ज़मीरे मंसूब मुत्तसिल की तारीफ मैंने आपको बता दी, वो ज़माइर है जो महल्ले नसब में वाक़ होती हैं और अगर ये फेल के साथ मुत्तसिल हों तो मफ़ऊल बनती हैं। अच्छा जी, ये ज़माइर भी मैं बोल देता हूँ, खाली लिखने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा, मैं आपको पर्चा सेंड कर दूंगा ज़माइर वाला, उससे में मज़ीद आप देख लीजिएगा। ज़माइर मंसूब मुत्तसिल ये होंगी 14, दाराबाहु, दाराबाहुमा, दाराबाहुम, दाराबाहा, दाराबाहुमा, दाराबाहुन्ना, दाराबाका, दाराबाकुमा, दाराबाकुम, दाराबाकी, दाराबाकुमा, दाराबाकुन्ना, दाराबानी, दाराबाना। ये जो आखिर में लगे हुए ना हरूफ है तो वो इसम नहीं, लेकिन समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, जैसे मैंने कहा दाराबानी, तो आखिर में जो या है ये है ज़मीरे मंसूब मुनफसिल। दाराबाना मैंने आखिर में बोला, तो जो ना है आखिर में ये है ज़मीरे मंसूब। इसी तरीके से बकिया सिगों के आखिर में जो हरूफ आ रहे जो वो जो हरूफ है वो मिलकर बनते ज़मीर। ये ज़मीरे मंसूब मुत्तसिल मैंने आपको अर्ज की। मजरूर मुत्तसिल ज़माइर भी मैं पढ़ देता हूँ, इसम के साथ मुत्तसिल करके भी और हर्फ जर के साथ मुत्तसिल करके भी। ये भी 14 ज़मीरें बनेंगी। ज़मीरे मजरूर मुत्तसिल अगर इसम के साथ हम पढ़े तो 14 ज़मीरें यूं पढ़ेंगे, किताबुहु, किताबुहुमा, किताबुहुम, किताबुहा, किताबुहुमा, किताबुहुन्ना, किताबुका, किताबुकुमा, किताबुकुम, किताबुकी, किताबुकुमा, किताबुकुन्ना, किताबुना, किताबी, किताबुना। ये 14 ज़मीरें बन जाएंगी। और अगर हरफ जर के साथ मुत्तसिल करके इसको पढ़े, अभी हम पहले में किताब वो इसम था ना, उसके साथ हमने मिलाकर ज़मीरें पढ़ी हैं, किताब के बाद जो आगे हैं वो ज़मीरें ही हैं। अब हम हरफ जर के साथ मुत्तसिल करके पढ़ते हैं, बिही, बिहिमा, बिहिम, बिहा, बिहिमा, बिहिन्ना, बिका, बिकुमा, बिकुम, बिकी, बिकुमा, बिकुन्ना, बी, बिना। तो बा हरफ जर के बाद जो आगे हरफ मौजूद है वो ज़मीर ही है, ज़मीरे मजरूर मुत्तसिल। अच्छा जी, बहरहाल ये मैंने यहाँ काफी तफसील से गुफ्तगू आपके सामने कर दी है। मजीद मैंने अर्ज किया कि आपको मैं चार्ट भी सेंड कर दूंगा, आपको बात समझने में आसानी रहेगी। अच्छा जी, ज़माइर की एक ज़मीर की किस्म थी मुनफसिल। ये मुत्तसिल के वाले से गुफ्तगू हो गई है, तो चले हम इसको यहाँ पर रेज कर देते हैं। मुनफसिल की तारीफ में आपको बता चुका था कि जो ज़मीर मुनफसिल होती है वो इसम की तरह एक मुस्तकिल कलिमा होती है, एक मुस्तकिल वर्ड होता है और इसको दूसरे कलिमे से मिलाए बगैर भी बोलना मुमकिन होता है। ज़मीर मुनफसिल जो है ना वो दो है, कौन कौन सी? मरफू मुनफसिल और मंसूब मुत्तसिल। मरफू मुनफसिल और मंसूब मुत्तसिल, ये दो ज़मीरें हैं, ये दो अक़साम है। बाकी इन दोनों के ताज 14 ज़मीरें आ जाएंगी। मरफू मुनफसिल ज़मीरें मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने, हुआ, हुमा, हुम, या, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नाहनु। ये ज़मीरें मरफू मुनफसिल की हैं। मंसूब मुत्तसिल की भी, अच्छा ये मंसूब मुत्तसिल मैंने लिखा, तो मुनफसिल की किस्म हम बयान कर रहे हैं। तो दूसरी किस्म मरफू मंसूब मुनफसिल है। जब पहले जो मैंने 14 ज़मीरें पढ़ी वो मरफू मुनफसिल की थी ना, किसी कलिमे के साथ मैंने मिलाया नहीं उन ज़मीरों को, वो मुस्तकिल एक अलग कलिमा थी। अच्छा जी, मंसूब मुनफसिल की ज़मीरें हम शामिल कर लेते हैं। इय्याहु, इय्याहुमा, इय्याहुम, इय्याहा, इय्याहुमा, इय्याहुन्ना, इय्याका, इय्याकुमा, इय्याकुम, इय्याकी, इय्याकुमा, इय्याकुन्ना,
इया ना, तो आखिर में है इया ना, सेकंड लास्ट था इया और लास्ट में है इया ना। तो ये ज़माइर है मंसूब मुनफसिल की 14 ज़मीरें। बकिया मजरूर मुनफसिल की ज़मीर नहीं होती है। तो अगर इसको आप चाहें तो यूं भी ज़हन में रख सकते हैं कि ज़मीर की 5 अक़साम है: मरफू, मुत्तसिल, मरफू मुनफसिल, मंसूब मुत्तसिल, मंसूब मुनफसिल, मजरूर मुत्तसिल। तो चाहें तो यूं भी आप इसको याद रख सकते हैं, या जिस तरीके से पहले मैंने आपको अर्ज किया वैसे आप याद रखना चाहें तो वैसे भी याद रख सकते हैं। बकिया इन ज़माइर की मजीद समझ प्रैक्टिस से आएगी। आगे चलकर जब असबाक आपके सामने आएंगे और आपको समझ में इनकी आएगी, जब गर्दाने आप पढ़ेंगे और देखेंगे कि वहां पे क्या ज़मीरें लगी हुई हैं। अभी भी जो चार्ट मैं आपको सेंड करूंगा इंशाल्लाह उसमें ज़माइर मेंशन होंगी कि ज़माइर कौन सी हैं, और उन गर्दानों का तर्जमा भी होगा। तो आपने वो गर्दान, एक ही गर्दान का चार्ट मैं आपको सेंड करूंगा, वो आपने गर्दान याद कर लेनी है। चले यहीं पर आज अपने लेक्चर का हम इख्तिताम करते हैं। जो सबक पढ़ा इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, कॉपियां अपनी बना लीजिएगा, पिछले वाले असबाक को भी दोहराते रहे। ये सरफ के लिए जरूरी होता है कि बार बार आप इसको पढ़ते रहे, दोहराते रहे, फिर ये चीज महफूज रहती है, जहन में रहती है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु